जात की आधार पर, जात पात के आधार पर कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया इस मुल्क में। एससी एसटी ओबीसी लोगों को कितना दबाया गया, कुचला गया। उसके बाद अगर हम एससी एसटी ओबीसी के नाम से हम उड़ते हैं कि साहब हमको अधिकार मिलना चाहिए, साहब तुम एससी एसटी ओबीसी कह के लोगों में बांटना शुरू कर दी। हमारे पुराने पुरखों के इतिहास को हमने लिख करके पढ़ा नहीं, बल्कि दुश्मन ने जैसा पढ़ा दिया, लिख करके पढ़ा दिया, वैसे पढ़ लिए। ये हमारी संवेदना है जिसको हमें समझना पड़ेगा। और इसकी वाहिद सबब क्या, वाहिद इलाज क्या है कि हमारे पास तालीम की कमी रही, एजुकेशन, तालीम की कमी रही। और हमारा इस्लाम आज से 1400 साल पहले तकरीबन सबसे पहला जो अनाउंस किया, जो ऐलान किया, जो पूरे समाज को उठा करके आसमान की बुलंदी पर पहुंचना, और पूरा का पूरा समाज हमारा आगे बढ़ सकता है हम बगैर किसी तकल्लुफ़ के, विदाउट एनी एजिटेशन, बगैर किसी तकल्लुफ़ के और बगैर किसी सोच समझ के हम कह सकते हैं कि शिक्षा, तालीम, एजुकेशन एक ऐसी दवा है जिसका अगर प्रयोग किया जाए समाज में, क्या मजाल है कि समाज हमारा सो जाए, समाज हमारा पीछे रह जाए। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास कोई ताकत नहीं थी, वो तो अनटचेबल हो चुके थे, एक अछूत समाज से उठे हुए थे। लेकिन इतिहास इस पर गवाह है, इतिहास साक्षी है इस पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी तालीमी लियाकत और अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एजुकेशन का जो जादू उनका था, जो सर चढ़ के बोलने लगा था कि दुश्मन भी मजबूर हो गए उनको अपने पास बिठाने के लिए नहीं, बल्कि अपना सर का ताज बनाए और उनको बाबा साहब का लक़ब दे दिया। और वही एक वाहिद इंसान थे जो अपने पुराने पुरखों की विरासत को लेकर के आगे बढ़े और अपनी काबिलियत और अपनी क्वालिटी को आगे सामने रख करके उन्होंने हमारे समाज के लिए एक संविधान लिख करके रचना करके दे दी, जिस संविधान को आज हम बचा नहीं पा रहे। इतने नालायक हो गए, आपस की भेदभाव, आपस की ऊंच नीच लड़ाई पर हम इतने उलझ गए, दुश्मन ने हमको ला करके इस मोड़ पे खड़ा कर दिया और हमारी दिमाग से उस इक्वलिटी को और उस समतावादी और असमानता को ला कर रख दिया और हमारे दरमियान से मुसावात को ऐसे उचक लिया, ऐसा हाईजैक किया गया कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस्लाम एक तरफ इक्वलिटी और मुसावात की तालीम देता ज़रूर है, लेकिन शायद आज हमारी मस्जिदों के अंदर महदूद हो गई, सीमित हो गई हैं, या फिर हमारी किताबों के औराक और पन्नों में रह। जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ आपके हैं समाज में अगर 90% है या 100% है, हमारे समाज में भी ज़रूर वो 30% पाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम पर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए। अपने समाज के बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कह रहा था जो साधन संसाधन हमारे पास नहीं है जो हम आपको ऊंची तालीम दे सकें, लेकिन ज़रूर आज मेरे समझने में एक बात आ रही है, एक सोल्यूशन है। जो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी को हों या माइनॉरिटी के हैं, जो भी बच्चे हमारे स्कूल में टीचर्स हैं, टाइम तो नहीं भरा है, उन एजुकेशन सेंटर में जो हमारे टीचर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो अपने फिक्रों से और अपने ख्यालात से और अपने कंसेप्ट को वो शेयर करके इन बच्चों में, हर एक बच्चे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले बना सकते हैं। स्कूल उनका होगा, साधन संसाधन उनका होगा, लेकिन हम बच्चों को ऐसी तालीम दे सकते हैं और ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा एटीट्यूड हम उनको पेश कर सकते हैं इसी स्कूल के माध्यम में रहते। बाबा साहब का तस्करा मजाला कोई रोक दे हमको? अरे जबान पे जरा सी जुबान फिसली के नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आज बिल्कुल तहलका मचा हुआ है बाबा साहब के नाम से। उनकी कुर्सियां हिलने लगी हैं। हजारों साल से जो अपनी कुर्सियां संभाले हुए थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मुल्क भारत में हमारी हुकूमत का सूरज डूब जाएगा, लेकिन आज उनके हुकूमत का सूरज डूबता हुआ नजर आने लगा। उनके एक बाबा साहब के नाम पर उन्होंने बदतमीजी की थी। जुमले सेंटेंस बदल देंगे, बात वही कहेंगे हम। जैसे सेंसस की बात आती है, ये आवाज़ तो हमने उठाई, हमारे संगठन ने उठाई, बामसेफ ने उठाई, और इस बामसेफ की इस आवाज़ को उठाने के बाद जाहिर सी बात हमारा शास्त्र का काम क्या है, आपस में लड़ा देना, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण कर देना, ताकि वो अपने पतली गली से और चोर गली से, चोर रास्ते से निकलने के लिए उनको रास्ता मिल जाए। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि जब हमने आवाज़ उठाई, हमारे संगठन ने आवाज़ उठाई कि सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी होती हिस्सेदारी का जब हमने स्लोगन नारा लगाया,
तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे इनके दिमाग में उठने वाली इस आवाज़, इनकी स्लोगन कैसे दबाया जाए। तो फिर उनके पास तो बहुत आसान तरीका था साहब, एनआरसी और सीए का जो शगुफा छोड़ दिया और मुसलमानों के जो ऊंचे दर्जे के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ लड़ाई है, तुम मैदान में उतर जाओ। जब मुसलमान मैदान में उतर गया और शाहीन बाग जैसे और भी बहुत सारी संगठन में जब एजिटेशन होने लगा और हंगामा होने लगा, तो यहाँ के मूल निवासी के जो दूसरे भाई हमारे SC ST OBC भाई थे, उनको ब्राह्मणवाद ने समझाने में बहुत आसानी से काम ले लिया कि मसला मुसलमानों का था, मुद्दा था, वो खड़े हो गए, तुम चुपचाप बैठो। बामसेफ की प्लेटफार्म से, बहुजन समाज, बहुजन क्रांतिकारी की प्लेटफार्म से हमने आज तक कितनी अंदर अवेयरनेस लाया कि वो जान ले कि नहीं मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो सभी का है। और फिर इस मुद्दे का जब पोस्टमार्टम किया गया कि असम में जब ये NRC CA के ताल्लुक से बात कही गई, कितने 14 लाख, तकरीबन 14 लाख नॉन मुस्लिम जो NRC से बाहर हो गए, 5 लाख समथिंग है, 5 लाख के अंदर मुसलमान NRC से बाहर हो गए। वो नुकसान तो SC ST OBC के वर्ग को पहुंचना ही है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। जाति आधारित जनगणना की बात आई, मंडल कमीशन के इतिहास में भी बात आती है। जब मंडल कमीशन का मामला सामने आया और फिर उस वक्त OBC ने सर उठाया कि हमको अपना आरक्षण मिलना चाहिए और अपनी जाति आधारित जनगणना के मुताबिक जितनी हमारी हिस्सेदारी है, संख्या भारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उस वक्त भी ऐसे ही किया गया कि तुम्हारे मंडल कमीशन को भी कन्वर्ट कर दिया गया, कमंडल बना दिया गया और बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया गया या उसका रथ यात्रा निकाल दिया गया। सारी दुनिया के, पूरे मुल्क के SC ST OBC के दिमाग में बात आ गई, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। करोड़ों रुपए चंदे भी दे दिया, अपने असल मुद्दे को भूल गए और मुसलमान मस्जिद के पीछे पड़ गए। और ऐसा हमारे दरमियान में जो एक शगुफा छोड़ करके दुश्मन हमको लड़ाना चाहता है। लेकिन हम समझते हैं समस्याओं के समाधान के लिए अगर अपना वक्त, अपनी एनर्जी हम लगाएंगे तो समस्या के बाद समस्या जिसके शासक वर्ग है, जिसके हाथ में हुकूमत के बागडोर है, वो चाहेगा तुम्हारे लिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार समस्या डालता चला जाए। कितनों का समाधान करोगे तुम? सारा जिस्म जख्म से फोड़ देगा वो। यहाँ हाथ रखा तो यहाँ दर्द निकलेगा, यहाँ हाथ रखा तो यहाँ से दर्द निकलेगा। दुश्मन जानता है कि अगर इनको समस्या छोड़ दो, समस्या उलझ जाएंगी। कभी समस्या लगाया, कभी कुछ समस्या दिया, कभी कुछ समस्या दिया। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्गीकरण के नाम पर, कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर और इसी तरह के सेंसस के नाम पर, वोट के नाम पर, हर तरह से हमारा जो ध्रुवीकरण करने के लिए दुश्मन हमको उलझा रहा है। लेकिन इन तमाम उलझनों में या झमेलों में रह करके हमने अगर एक काम कर दिया, यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज को हमने मुत्तहिद किया और इसकी एजुकेशन पॉलिसी को अगर हमने स्ट्रॉन्ग मजबूत किया और हम हत्तल इम्कान कोशिश लगे रहे कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, एजुकेटेड हों, तो कोई मुश्किल नहीं है कि एक बाबा साहब नहीं, हर घर से एक बाबा साहब पैदा हो जाएगा और फिर समाज का जो है उत्थान हो जाएगा। राष्ट्रवाद का जो आवाज़ लगती है, ये दुश्मन की तरफ से बहुत राष्ट्रवाद की बात है। ये बात खुल चुकी है और इसका सबूत मिल चुका है। एक्चुअली है कौन राष्ट्रवाद? जो इस मुल्क के साधन संसाधन से खिलवाड़ कर रहा है, जो यहाँ की सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा है और फिर सिर्फ हुकूमत करने के लिए, अपना वर्चस्व बाकी रखने के लिए यहाँ के 85% मूल निवासियों का इस्तेहसाल कर रहा है, जिसको तबाह बर्बाद कर रहा है। वो राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि राष्ट्रवाद का नारा लगाना उसके लिए आसान हो जाता है, लेकिन सनद पेश करने के लिए, सर्टिफिकेट लाने के लिए उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको राष्ट्रवाद की तरफ पेश करते हैं। अरे हमारी सनद, हमारी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ठप्पा मार के लगा हुआ है। इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए, उस गेट पर मरे हुए शहीदों के नामों में से 90% एवं मुसलमानों के नाम हैं, जो इन्होंने इस मुल्क की, इस राष्ट्र की आबरू बचाने के लिए अंग्रेज के खिलाफ लड़ चुके थे। एक इलाके में एक कहानी सुनाऊंगा छोटा सी। एक इलाके में कुछ लोग पहुंचे जिनकी नाक चपटी थी, दबी हुई नाक थी, दबी हुई नाक लोग थे। वहाँ जब पहुँचे तो देखे वहाँ के लोगों के नाक तिखे हैं, उठे हुए हैं, कश्मीरी लोगों की तरह नाक है। अब इनको परेशानी हुई कि हमारा नाक दबी हुई है, यहाँ के लोगों के नाक तीखे हैं, क्या किया जाए? जिन्होंने चाहे गाड़ी से उतरते या सवारी से उतरते या हवाई अड्डे से बाहर निकलते लोगों को चिढ़ाना शुरू किया, अरे तुम लोग को नाक ऐसे लंबी लंबी क्यों हैं? तुम्हारी नाक के सब ऐसी उठी क्यों हैं? देखो हमारी नाक कैसी चपटी हुई है। यानी ये कह के अपने आप को तसल्ली दे दी।
तो ये हाल ये हमारी हुकूमत और दुश्मन वर्ग है जो खुद को साबित कर चुके हैं, उनके आदमियों ने, उनके महापुरुषों ने, उनके पुरखों ने, कि इस मुल्क के साथ उन्होंने कल भी गद्दारी की थी, आज भी गद्दारी कर रहे हैं। और उनकी इतिहास बताती है कि वो लोग कभी भी दुनिया के अंदर वैचारिक उनका कोई आचरण नहीं है, उनके पास कोई इंसाफ और अदल का कोई उनके पास मादा नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है। वो आइंदा भी धोखाधड़ी देंगे, इस मुल्क को बर्बाद करेंगे। लेकिन साहब वही आवाज़ लगा रहे हैं, तुम राष्ट्रवाद नहीं है, तुम राष्ट्रवाद नहीं, तुम राष्ट्रवाद नहीं। जात की आधार पर, जात पात के आधार पर कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया इस मुल्क में, इसलिए एसटी ओबीसी लोगों को कितना दबाया गया, कुचला गया। उसके बाद अगर हम एससी एसटी ओबीसी के नाम से हम उड़ते हैं कि साहब हमको अधिकार मिलना चाहिए, साहब तुम एससी एसटी ओबीसी कह के लोगों में बांटना शुरू कर दिए। अरे जो बंटवारा था तुमने उसमें बंटवारा शुरू कर दिया, जिसमें हम बटे हुए थे तुमने उसमें वर्गीकरण कर बांटना शुरू कर दिया। फिर भी तुम कहते हो कि टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग तुमने जात के नाम पर बनाया, धर्म के नाम पर बनाया। तुमने हमारा हर जगह पर हमारा जो शोषण किया है, हर जगह शोषण करने में तुमने हमको टुकड़े टुकड़े गैंग बना के बर्बाद किया है। इसीलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपस की दूरियों को दूर करना पड़ेगा, तालीम के मैदान में आगे आना पड़ेगा। और फिर दुश्मन के हाथ में जो सिस्टम है, उस सिस्टम की बारीकियाँ और उनके मक्कारी को समझना पड़ेगा। फिर समझ करके मुत्तहिद होकर के इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे के साथ दोष बदोश कांधे से कांधा मिला के चलेंगे। उम्मीद है कि हम सब कामयाब हो जाएं।